अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आशिम शहजाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तैयारी खास। नाजरीन, खेल किसी भी कौम की ग्रोथ में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। एक तंदुरुस्त माशरा ही तंदुरुस्त कौम को जन्म देता है और खिलाड़ी जो है वो पूरी दुनिया में पीस और अमन का गहवारा होते हैं, फन दिखाते हैं और अपनी काबिलियत का इजहार करते हैं पूरी दुनिया के सामने और दाद वसूल करते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि उन खिलाड़ियों के ऊपर तबसरा करते हैं, उनको गलत और सही इकदाम को वो असेस करते हैं, उनको समझते हैं कि कहाँ पे उन्होंने गलती की, कहाँ पे उन्होंने ठीक किया और किस चीज़ को वो ठीक कर सकते हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं जनाब चौधरी इरफान ज़हीर साहब। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। वालेकुम सलाम आसिम भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, बट इट्स ऑनर जी, आपने हमें याद किया। आप आपके लिए हमेशा हाजिर है जी। थैंक यू वेरी मच। तो इरफान भाई, ये बताइए कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किस इलाके से है? ऑब्वियसली शुरू से जिंदगी सारी लाहौर में गुजरी है, तो सारा टाइम लाहौर में ही हमने पढ़ी, बट पेरेंट्स बिलोंग्स टू जेलम। हमारा होम टाउन जो है, जहाँ पेरेंट्स बिलोंग करते हैं जेलम से, बट हमारी अपब्रिंगिंग की बात करें, वो ग्रूमिंग सारी, वो स्कूल जो कॉलेज लाइफ की बात करें, तो हम सारा टाइम वो जिसे कहना चाहिए पक्के लाहौरिये है। अच्छा। वही लाहौर से ही सारा जी हमारा सारा बहुत। काम चला। तो आप हमारे इलाके से हैं तकरीबन। हाँ जी, हाँ जी, आपके लगा। चले जबरदस्त। इरफान भाई, आप क्रिकेट पे कब से तबसरा कर रहे हैं? वैसे तो आसम भाई, मैं बाय प्रोफेशन तो एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। और लेकिन ये है कि फिर कोई ऑलमोस्ट 6-7 ईयर पहले से मैंने जरा इस फील्ड में आया। 2017 चैंपियन ट्रॉफी के टाइम से मैंने इस फील्ड को ज्वाइन किया था। 2-3 साल एज एनालिस्ट काम किया डिफरेंट चैनल पे। फिर 2020 में मुझे पब्लिक न्यूज की तरफ से ऑफर आई। उनके साथ मैंने पीएसएल किया था, तो फिर उधर फवाद खुर्शीद साहब होते थे, अल्लाह ताला उनकी गरीक रहमत करे, उनकी डेथ हो गई है 2 साल पहले। उन्होंने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने मुझे ऑफर की स्पोर्ट्स का शो होस्ट करने के लिए। तो फिर 2020 से मैंने फिर एज ए होस्ट काम करना स्टार्ट किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल हो गए हैं एज ए एंकर। पहले पब्लिक न्यूज में था, फिर पीटीवी स्पोर्ट्स में कुछ अर्सा काम किया। गेम ऑन है शो, जो सबसे बड़ा पीटीवी का शो है, शोएब अख्तर के साथ, वो किया। और अभी 3 साल से मैं सुनो न्यूज के साथ हूँ एज ए स्पोर्ट्स एंकर एंड हेड ऑफ स्पोर्ट्स। पूरा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट मेरे पास है सुनो न्यूज में, तो वो देख रहा हूँ। तो 3 साल अब इनके साथ जर्नी हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह गोइंग वेल जी। ये बताइए कि आपने क्रिकेट को चुना कि क्रिकेट ने आपको चुना? देखिए, पूरे पाकिस्तान में समहाउ मेरा ख्याल है कि 90% लोग जो हैं वो क्रिकेट लवर ही हैं। बाकी स्पोर्ट्स की तरफ तो अनफॉर्चुनेटली हम शायद ध्यान नहीं देते। तो स्पोर्ट्स की तरफ टेंडेंसी तो थी, मैं क्रिकेट खेलता भी बहुत था, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था। और मुझे याद पड़ता है कि जब पहले कभी पाकिस्तान में मैचेस होते थे तो मैं जरूर स्टेडियम देखने जाता था। फिर कदाफी के एक सर्टेन टाइम था कि इस तरह की हालात खराब नहीं थे, तो प्लेयर आपको ना प्रैक्टिस करते हुए कदाफी के साथ जो एकेडमी है नजर आते थे, तो मैं अक्सर प्रैक्टिस देखने भी चला जाता था इन प्लेयर्स की। तो मेरी क्रिकेट के साथ या खिलाड़ियों के साथ एक बड़ा अफेक्शन का एलिमेंट था। तो बट वो सम हाउ नजर जब एज ए क्रिकेटर नहीं हो सका, तो फिर मेरी कुछ क्रिकेटर से दोस्ती होगी, जिसमें खास तौर पे मैं नाम लेना चाहूंगा। पहले शोएब मकसूद से हुई, फिर रमीज राजा साहब के साथ हुई, फिर ग्रांट फ्लावर जो थे, मेनली ग्रांट फ्लावर जो थे पाकिस्तान के बैटिंग कोच थे, मिकी आर्थर और ग्रांट फ्लावर, 2015-16 के टेन्योर की बात कर रहा हूं मैं। तो इनके साथ मेरी बड़ी ज्यादा बैठना होता था, रात को शाम को कॉफी हम इकट्ठे ही पीते थे या खाने पे हमारी डेली मुलाकात होती थी। तो उन्होंने देवर द बेसिक पर्सन, उन्होंने कहा कि आपकी गेम नॉलेज बहुत अच्छी है, आपको इस फील्ड में जरूर होना चाहिए या किसी ना किसी तरह आप क्रिकेट से जुड़े। तो फिर मेरा करते कराते इस मीडिया में जब अपॉर्चुनिटी मिली, अल्लाह ताला ने सिनेरियो बनाया। तो ये मेरा ख्याल है आपका पैशन कहीं होता है, अगर आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए तो ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग इसमें आ जाती है। तो वो इसी तरह अल्लाह ताला ने कोई सिनेरियो क्रिएट किया कि वो जो पैशन था वो प्रोफेशन में कन्वर्ट हुआ। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं 6 साल से इसको एज ए कैरियर ही लेके चल रहा हूँ जी। जबरदस्त। ये बताइए इरफान भाई, आपने क्रिकेट खुद भी खेली है कि बस क्रिकेट खेलते खेलते रह गए आप? देखिए, मैं क्लब लेवल में खेल रहा था और साथ स्टडी भी कर रहा था। तो गवर्नमेंट कॉलेज में था, तो मैंने पीएनटी क्लब जो अजहर जैदी साहब का है वो ज्वाइन किया था। बट वो पेरेंट्स ने कहा जी कि अगर क्रिकेट में नहीं सक्सेसफुल हुए, जो हमारा एक माइंडसेट होता पाकिस्तानी पेरेंट्स का, तो फिर व्हाट नेक्स्ट, फिर आप क्या करेंगे, फिर तो आपका जिंदगी में कोई कैरियर नहीं है। तो उन्होंने फिर वो क्रिकेट से एक तरह का छुड़वा दिया मुझे। बट मैं अपना पैशन कहीं ना कहीं पूरा करता रहा। मैं पंजाब लॉ कॉलेज की टीम का कप्तान भी था, लॉ भी किया मैंने, तो जब वो उधर कप्तान रहा, अपनी कॉलेज की टीम का प्लेयर भी था, उसका भी पार्ट था।
और फिर इसी तरह उसके बाद अभी कुछ अर्सा मैं शोबिस की तरफ से भी खेलता रहा हूँ। तो ये है कि फिर वो जो प्रोफेशनल तो नहीं खेल पाया, लेकिन कहीं ना कहीं आप जिसे कह सकते हैं कि डिफरेंट जब भी अपॉर्चुनिटी कुछ मिलती है तो खेलते रहते हैं। बट उस लेवल पे खेला हूँ, बहुत बड़े लेवल पे नहीं मैं खेल सका। बट उसका अब जो शौक पूरा कर रहा हूँ, इन क्रिकेटर्स के साथ बात करके, इनके इंटरव्यू करके वो पूरा किया जा रहा है। इरफान भाई, क्रिकेट के ऊपर हम जो है ना थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट करेंगे बातों को, ताकि जो है ना हमारे सुनने वालों को जामिया और वाजिया बातें समझ आएं कि हमारी चल क्या रहा है हमारी क्रिकेट में। क्योंकि आप तबसरा निगार हैं, और एक तबसरा निगार जो है वो क्रिकेटर से ज्यादा अच्छा क्रिकेट को या उस खेल को समझ सकता है जो उसके ऊपर, क्योंकि वो बड़ी बारीकी से देख रहा होता है। आप ये मुझे बताइए कि 92 से पहले की क्रिकेट और आज की क्रिकेट में क्या फर्क है, क्या फर्क नजर आता है आपको? देखिए, अगर आप पूरा ओवरऑल पाकिस्तान की क्रिकेट को देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपने पाकिस्तान ने 50-60 साल बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। अगर आप 2010 तक भी बात करते हैं, 11 तक भी बात करते हैं, तो पाकिस्तान बड़ा जबरदस्त क्रिकेट खेलता रहा। उसकी रीजन ये थी कि हमारा जो एक सिस्टम था, जो एक बेसिक ग्रास रूट लेवल पे जिसकी बात करते हैं, वो बड़ा तगड़ा था। डिपार्टमेंट थे, वो लेके चलते थे स्पोर्ट्स को, मामलात चलते रहे। 2010 के अंदर जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ स्पॉट फिक्सिंग का, फिर रही सही कसर ये होगी कि 2009 के अंदर जो श्रीलंकन टीम पे अटैक हो गया, पाकिस्तान से मैचेस सारे तमाम शिफ्ट हो गए। 7-8 साल हमारे जो प्लेयर थे वो पाकिस्तान में खेले ही नहीं। जब आपके बच्चे आपने हीरोज को अपने सामने खेलता हुआ नहीं देखते, तो एक बहुत बड़ा गैप आ जाता उस नेशन का और उस स्पोर्ट के साथ। वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ। फिर स्पॉट फिक्सिंग के बाद नई टीम बिल्ड करना, वो मेरा ख्याल है बहुत लंबा टाइम बना टीम को दोबारा बिल्ड होने में। फिर 2015-16 से जब सरफराज कैप्टन बने तो हमने 4-5 साल बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली पाकिस्तान ने। फिर एक सर्टन माइंडसेट और टिमड अप्रोच जो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के ऊपर हावी हुई, और फिर डिपार्टमेंट भी बंद कर दिए गए। फिर वो एक जो माइंडसेट था कि दुनिया क्रिकेट जो थी वो अग्रेसिव होती जा रही थी, वो दो T20 जो थी वो 200 प्लस हो रही थी, ODI 350 पे जा रहा था, हम T20 में वहां 150-60 पे फंस के रह गए। आज भी जैसे बांग्लादेश से हम एक बहुत बुरे तरीके से हारे हैं, और इसी तरह ODI में बहुत लैग कर गए। टेस्ट तो हमारी प्रायोरिटी रही नहीं बिल्कुल ही। तो ये जो एक मैं अक्सर कहता हूं आसिम भाई, ना चीजें एकदम से खराब होती हैं ना एकदम ठीक होती हैं। ये चीजें खराब हुई हैं, इसको 10-15 साल लगे हैं। लेकिन असल में जो बहुत जिसे कहना चाहिए ना रॉक बॉटम को हिट किया, वो हमने किया ये पिछले 2 साल के अंदर। पिछला आपको याद होगा जो पिछला एशिया कप हुआ था श्रीलंका और पाकिस्तान में हुआ था कंडक्ट, और पाकिस्तान उसका होस्ट था। उसमें जब पाकिस्तान की बुरी परफॉर्मेंस हुई और हमारी बॉलिंग लाइन को मार पड़ी, उसके बाद हमारी टीम खड़ी नहीं हो सकी। और वो टाइम से लेके फिर वर्ल्ड कप आता है, ODI का T20 वर्ल्ड कप आता है, हर इवेंट के अंदर हम बुरे से बुरा परफॉर्म करते गए। बायलैटरल सीरीज हम हारते रहे, टेस्ट के अंदर 9वें नंबर पे हमने टेस्ट चैंपियनशिप को खत्म किया। तो ये ओवरऑल हमारी पूरी क्रिकेट का स्ट्रक्चर खराब हो गया। और रही सही कसर, ये तो हो गया ना एज ए होल। अगर दूसरा आप एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये साल डेढ़ के अंदर हमारे 4 चेयरमैन चेंज होते हैं, 26 सेलेक्टर चेंज होते हैं, 6 हेड कोचेस चेंज होते हैं, 4 कप्तान चेंज होते हैं। दुनिया में आपको कोई मिसाल नहीं मिलेगी, किसी भी स्पोर्ट को ले लें, नॉट ओनली फॉर क्रिकेट, कि जहां पूरी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के ऊपर इतना मैस लेवल पे, इतना ह्यूज लेवल के ऊपर चेंजिंग हो। तो जब आप किसी भी सिस्टम को चलने नहीं देंगे, उसको हाईजैक कर लेंगे, उसको आप पोलराइज कर देंगे, तो फिर आपके देखे ना कोई सिस्टम नहीं चलता। अब कोई दफ्तर के अंदर भी अगर आपके मैनेजर आए के बजाय चेंज हो रहे हैं, तो वो पूरे का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर देगा। तो यही समहाउ क्रिकेट के अंदर भी हुआ कि आपको नहीं पता आपका कोच कौन है, वो कितने टाइम के लिए, ऊपर चेयरमैन का ही नहीं पता, सिलेक्टर का ही नहीं पता। तो जो कुछ प्लेयर थे वो उसको मनूवर भी करते रहे, उसको अपनी मर्जी से मोल्ड भी करते रहे, और उसका नुकसान इवेंचुअली ये हुआ कि आज हम इस नहज पे आ गए हैं कि कभी अमेरिका से आ रहे हैं, कभी अफगानिस्तान से आ रहे हैं, कभी वेस्ट इंडीज से आ रहे हैं, और आज हम बांग्लादेश से फिर हार गए। तो ये फिर वही बात है कि एकदम ना चीजें खराब होती है ना ठीक होती हैं। ठीक करने के लिए भी आज आप अपनी डायरेक्शन ठीक लेंगे तो फिर आप किसी 6 मंथ साल तक मंजिल में पहुंचेंगे। बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी का जो सिस्टम है, अभी भी जो मैनेजमेंट है, इनकी भी कोई प्रायोरिटी मुझे नजर नहीं आ रही। कोई एक डिसीजन भी ऐसा नजर नहीं आ रहा जिसपे हम बात करें कि यार ये चीजें ठीक कर दी हैं। चाहे डोमेस्टिक का अभी सीजन अनाउंस किया है, कोई समझ नहीं आई। टीमें बढ़ाने की, दुनिया टीमें बढ़ा रही है, हमने कम कर दी है। दुनिया की टीमें टेस्ट को फोकियत दे रहे हैं, हम टेस्ट को खिला ही नहीं रहे। 3 डे खत्म कर दिया अंडर-19 का, जो आपकी बेसिक नर्सरी है। तो ये एज ए होल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। डिपार्टमेंट आप इंटरेस्टेड ही नहीं है। अब देखिए ना, पाकिस्तान में कोई इंडिविजुअल जो होता है वो पूरी फैमिली को रन करता है। कोई लड़का क्रिकेट खेलता है, हॉकी खेलता है,
तो वो ये नहीं कि सिर्फ उसने अपने लिए अपनी जेब भरनी है, उसने पीछे शादीशुदा है, 2-4 बच्चे होंगे, माँ-बाप होंगे, 1-2 बहन-भाई होगा, उसको भी लुक आफ्टर करना है। जैसे हम लोग हैं, हम मैं आप जितने भी लोग हैं, तो हम कुछ 6-7 लोगों को लेके चल रहे होते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि वो डिपार्टमेंट पहले जब बंद हुए, उसके बाद वो अब दोबारा कोशिश की जा रही है, तो वो इंटरेस्टेड ही नहीं है काम करने के लिहाज से। 600-700 लड़का जॉबलेस हो गया। वो पूल जो 700-800 का था, वो कम होते होते 150 पे आ गया। अब 150 लड़कों में से कितना आप टैलेंट निकालेंगे? कोई वेलफेयर स्टेट तो हमारी है नहीं है। तो ये जो आपका एक क्वेश्चन था, उसको अगर मैं सम अप करूं, तो ये पूरा कुछ 6-7 चीजें खराब की हमने, फिर आके आज इस नहज पे हम पहुंचे। तो मैं जो समझा हूं कि जो कंक्लूड ये है कि डीपोलिटिसाइज करना चाहिए हमें अदारों को, स्पेशली क्रिकेट को, अगर हमें रिजल्ट्स चाहिए तो। और उसके बाद हमें सिस्टम में थोड़ा तब्दीली करनी पड़ेगी। मुझे ये बताइए कि इरफान भाई, ये लड़के अपनी फिटनेस पे तवज्जो नहीं देते। आप वसीम, वकार, इमरान खान, सईद अनवर, ये सब जितने भी हमारे जो जावेद मियांदाद, ये अपनी फिटनेस पे बड़ी तवज्जो देते थे। क्या आप समझते हैं कि आजकल के जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो फिटनेस पे उतनी ही तवज्जो देते हैं जितनी हमारे पहले हीरोज दिया करते थे? देखिए, आपकी बात ठीक है। अनफॉर्चुनेटली कोई भी स्पोर्ट हो, नॉट ओनली क्रिकेट, आप किसी भी स्पोर्ट की एथलीट की बात करते हैं, उसकी जो सबसे पहली या बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है वो फिटनेस है। फिटनेस नहीं है तो बहुत मुश्किल है कि आप उसके अंदर आप उस खेल को उस तरह परफॉर्म कर पाएंगे जिस तरह करना चाहिए। एक्सेप्शन आप जरूर बात कर सकते हैं कि आप इंतजाम की बात कर लेंगे, एक आधे और दुनिया में किसी अभी रोहित शर्मा की बात कर लेंगे। ये कोई हजारों में एक आधा प्लेयर ऐसा होता है कि जो इतना आउटस्टैंडिंग टैलेंट होता है कि वो उतना फिट नहीं भी है, लेकिन फिर भी वो अपनी परफॉर्मेंस से ओवरकम कर देता है उस चीज को। बट 99.9% आपको बेसिक रूल यही बताता है कि आपका सबसे प्राइम चीज जो फिटनेस है। अनफॉर्चुनेटली ये T20 क्रिकेट की वजह से, क्योंकि हम मेनली क्रिकेट पे बात कर रहे हैं, तो लड़के शॉर्ट टेम्पर वो हो गए हैं, उसी तरह अपने आप को वो मनूवर कर रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि हमने 4 ओवर करने हैं। अगर बॉलर है, बैट्समैन है, तो वो समझता है मैंने को 25-30 बॉल्स खेलनी है, तो वो थोड़ी देर फील्डिंग करनी है, वो स्टेमिना नहीं है, लंबी गेम पूरा पूरा दिन ओवर करना या बैटिंग करने की स्किल खत्म हो गई है। तो जिस तरह मैंने शुरू में बात की कि जो ये पूरा सिस्टम डेवलप करने की बात है, प्रायोरिटी सेट करने की बात है कि हमने किस तरह इसको लेके चलना है, तो उसकी तरफ मुझे नहीं नजर आ रहा ना बोर्ड की तरफ से, जो करंट मैनेजमेंट है इनकी तरफ से, कि प्रायोरिटी के अंदर डाला जाए। इरफान भाई, ये बताइए कि अब पाकिस्तान क्रिकेट वो पहले जैसे स्टार्स क्यों नहीं पैदा कर रही? देखिए, ये सारी जितनी बातें अभी हमने की, ये सारे उसके थोड़े थोड़े फैक्टर्स हैं। पहले आप कोई वसीम अकरम, इमरान खान, जावेद मियांदाद, ये सब इंजमामुल हक, ये चीजें सिस्टम के थ्रू भी नहीं आए। इरफान भाई, आई होती थी, कोई आई थी, किसी ने पकड़ लिया। इरफान भाई सॉरी जी। आपको रोक रहा हूं मैं। देखिए, वकार यूनुस, ये सब चीजें उस वक्त भी थी, पॉलिटिक्स भी थी, सब चीजें थी। वो अलग बात है, इमरान खान के दौर में चीजें थोड़ी डिफरेंट थी। लेकिन जो टैलेंट था, वसीम अकरम था, उसने आया, उसने अपना लोहा खुद मनवाया। वकार यूनुस है, उसने अपने टैलेंट से खुद मनवाया, अपनी फिटनेस से उसने साबित किया कि ही इज ए स्टार बॉलर। तो आप मुझे ये जी। बताइए कि अब वो स्टार्स क्या उसकी वजह फिटनेस है कि उसकी वजह सिस्टम है, या उसकी वजह से लड़के उतनी मेहनत नहीं करते? मैं वही उसी तरफ आ रहा था, आपके सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ रहा था कि पहले टैलेंट आता था, आपके पास फोकस क्या होता था? पाकिस्तान की तरफ खेलना, दूसरी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती थी। तो जिसको छोटी सी भी अपॉर्चुनिटी मिलती थी, उसकी कोशिश होती थी कि मैंने अपना 100% क्या 1000% देना है, कि कहीं ना कहीं मैं किसी तरह टीम में आ गया हूं, तो मैंने अब अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करना। अब जो है, एक तो जो शॉर्टकट वाला एक पूरा माइंडसेट बन चुका है हमारे सिस्टम का, लड़कों का, उसकी तरफ रुझान हो गया। T20 क्रिकेट बहुत आ गई है, सबसे ज्यादा पैसा T20 क्रिकेट में, इवन T10 आ गई है। आपने थोड़ा बहुत कोई लीग क्रिकेट 1-2 खेल ली, तो फिर आपको अगले 8-10 साल के लिए लीग क्रिकेट मिलती रहती है। अभी बहुत से लड़के पाकिस्तानी टीम को जिनको रिप्रेजेंट किया था, वो छोड़ के अमेरिका शिफ्ट हो गए हैं। बहुत से लड़के आपके अभी भी रिटायरमेंट की तरफ है। अमर इमाद की अगर बात करें, तो उसके अलावा 5-6 नाम और हैं, जिसका मैं आपको बताऊं कि वो रिटायरमेंट की तरफ निकलते जा रहे हैं। अभी और बड़ा एक पूल नजर आ रहा है। अभी सऊदी अरेबिया एक लीग लेके आ रहा है, वो आईपीएल से 3 गुना महंगी लीग है। उसमें अगर आईपीएल में एक प्लेयर को 20 करोड़ मिलता है फॉर एग्जाम्पल, तो वो एक प्लेयर को 70-80 करोड़ देंगे। तो जब 70-80 करोड़ एक इवेंट का मिलेगा लड़कों को, तो आपके ख्याल में कौन नेशनलिज्म की बात करेगा, कौन सिस्टम की बात करेगा? हर एक की कोशिश होगी कि हम किसी तरह उसमें खेलें। तो इस वजह से वो जो एक अपनी पहचान बनाने की बात थी, एक ग्लोरी बनाने की बात थी, एक दुनिया के अंदर नाम बनाने की बात थी,
ये सब कुछ पीछे रह गई है। अब कमर्शियल एस्पेक्ट ज्यादा आ गया। कमर्शियल एस्पेक्ट यही आ रहे का कि पैसे कमाओ, मैनू इतों ज्यादा पैसा लभ रहा, मैनू यही चाहिए। वो अब इंडिया को भी वक्ता डलने लगा है। इंडिया ने वर्किंग शुरू कर दी है और रोला डाल रहे हैं। इंग्लैंड से मीटिंग की है उनके जय शाह ने, उनके क्रिकेट बोर्ड से, कि किसी तरह इस लीग को रोका जाए, क्योंकि पहले तो अब तक तो वही है करता धरता, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर भी वही है। जैसे उन्होंने आज भी एक मैच कॉल्ड ऑफ करवा दी है। जो लीग थी, देखे ना, एक स्ट्रक्चर बनता है, एक अप्रूवल होती है, फिर आईसीसी से अप्रूवल होती है एक लीग की, आपका स्केड्यूल बनता है, उनकी टिकटें हैं, उनकी मार्केटिंग है, उनके ब्रॉडकास्टर हैं। इन्होंने वो सारा कुछ छोड़ के आज 11th आवर पे पहले कहा जी कि कुछ प्लेयरों ने कहा कि अफरीदी खेलेगा, हम नहीं खेलेगा। जब पता चला अफरीदी नहीं खेल रहा, उन्होंने कहा अब क्या करें, व्हाट नेक्स्ट। उन्होंने कहा जी कि अफरीदी ड्रेसिंग रूम में भी नहीं आना चाहिए। ओ भाई, आपके बाप की है ये, क्रिकेट है, अदारा है, कोई आप गली मोहल्ले के अंदर खेल रहे हैं। ये गली मोहल्ले में होता था, मेरा गेंद है, मेरा बैट है, मैं तुम्हें खिलाऊंगा, तुम्हें नहीं खिलाऊंगा। तो ये इस तरह की हठधर्मी करके एशिया, अभी 24 को एशिया क्रिकेट काउंसिल का इजलास होने ढाका में, मोहसिन नकवी साहब उसके प्रेसिडेंट है, तो ये कह रहे हैं जी ढाका से शिफ्ट करें, फिर हम मीटिंग में आएंगे। तो ना आए, तो एक दफा दुनिया को बता देना कि जहां जहां पाकिस्तान खेलेगा हम नहीं खेलेंगे। ये तमाशा क्यों बना रहे हैं? अगर हमारी टीम ने चैंपियन ट्रॉफी हॉकी खेलने जानी है उधर, तो आप कह रहे हैं कि जी उनकी, आपकी तंजीमें कह रही हैं कि हम पाकिस्तान टीम को मार देंगे, और आपकी गवर्नमेंट कोई रिप्लाई नहीं दे रही, कोई स्टांस नहीं ले रही। तो आप पहले क्लियर हो। पूरी दुनिया में वॉर करके भी आपने देख ली, जलील हुए आप। अब जो नैरेटिव आप बिल्ड कर रहे हैं, स्पोर्ट्स तो कहते हैं ना लोगों को जोड़ती है, जैसे आपने इंट्रो में कहा कि ये नेशंस को जोड़ती है, लोगों को पीस का पैगाम देती है। स्पोर्ट्स का और आर्ट का क्या लेना देना पॉलिटिक्स के साथ? दुनिया देखे ना, ईरान और अमेरिका की जंग हुई है या इसराइल की जंग हुई है, फुटबॉल के मैच होंगे, देखें, खेलेंगे, कोई मुल्क नहीं कहेगा हमने नहीं खेलना, बल्कि आप उससे और अग्रेशन से खेलते हैं। उनके प्लेयर ज्यादा एनर्जी के साथ आते हैं कि हाँ जी हम इस मैदान में आपको हराएंगे। बट ये माइंडसेट इनकी इनकी गवर्नमेंट का, इनके लोगों का, कि नहीं खेलना जी ऐसी, एग्जैक्टली। मतलब अजीब तमाशा है। ये तो बेवकूफी की हद एक्सट्रीम पे चले गए। एग्जैक्टली। अच्छा इरफान भाई, ये बताइए कि आपने अपनी जिंदगी का मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर पहला तबसरा कब किया था? देखिए, तबसरा तो चैंपियन ट्रॉफी में किया था मैंने। जो पहला इंटरव्यू मैंने किया था सबसे पहले, वो एंडी फ्लावर का किया था, जो इंग्लैंड के कोच भी रहे हैं, जिम्बाब्वे के कैप्टन भी थे। किस उनका सबसे पहला इंटरव्यू किया था। किस सॉरी, ये 2000 सन 2020 की बात है जी। 2020 में किया था मैंने। 2020 में, राइट इन द मिड ऑफ कोरोना? हाँ जी, बिल्कुल, कोरोना से कुछ दिन पहले। अच्छा। कोरोना आ चुका था लेकिन अभी पाकिस्तान में नहीं आया था, तो उसमें कुछ दिन पहले बिल्कुल वो किया था। इरफान भाई, कभी थोड़ा सा माहौल को कूल डाउन भी करते हैं, कभी लाइव जाते हुए आपको कभी लगा कि ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए थी लेकिन आपने कह दी? हो जाता है ये, एज ए ह्यूमनली आप, कई दफा होता है कि आप फ्लो के अंदर शायद कहीं लगता है, लेकिन इतना ज्यादा आप टीवी पे काम कर लिया या अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं कि वो आपका अल्लाह की तरफ से होता है कि आप, मैं तो सब कहता हूँ कि अल्लाह की तरफ से है। देखें ना, हमारी ये अल्फाज है, जुबान है, कुछ भी इसमें स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है। आपने बड़े से बड़े एंकर, बड़े से बड़े आप स्कॉलर को देखें तो उनकी स्लिप ऑफ टंग हुई है। तो कई दफा आपको लगता है कोई ना कोई ऐसा वर्ड ना ही बोलता तो ठीक था, लेकिन खुदा न खास्ता ऐसा इसे ब्लंडर कहना चाहिए कि जो ऑन एयर चला गया, और जिसमें आपको बाद में मैनेजमेंट ने या किसी ने आपको कॉल करके कहा भाई आपने क्या बोल दिया। तो अल्लाह का शुक्र है, ये मैं अल्लाह का शुक्र ही अदा करूंगा, मेरा इसमें कमाल नहीं है, ये मेरे रब की अता है कि अभी तक तो ऐसा किसी लाइव शो में ऐसा नहीं हुआ। अच्छा इरफान भाई, जिस तरह के वापस क्रिकेट की तरफ आ जाते हैं, जिस तरह क्रिकेट फास्ट होती जा रही है, T10, T20 के बाद फिर T10, तो इससे क्या आपको लगता है कि जो टेस्ट क्रिकेटर की जो परफॉर्मेंस है और जो टेस्ट क्रिकेट है उस पर कोई फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और सबसे बल्कि इंपॉर्टेंट बात यही है। असल क्रिकेट जो है, देखिए, वो टेस्ट क्रिकेट है। और हमेशा जितने मैंने क्रिकेटर से बैठता हूँ, कोचेस से बात करता हूँ, क्रिकेट में कहा जाता है कि जो एक असल क्रिकेट, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट है, जिसको टेस्ट क्रिकेट आती है वो छोटा फॉर्मेट भी खेल सकता है, वो ओडीआई भी खेल सकता है, वो T20 भी खेल सकता है। बट एक जो T20 प्लेयर है वो ओडीआई और टेस्ट नहीं खेल सकता। जैसे इसकी प्राइम एग्जांपल वेस्ट इंडीज की है कि वेस्ट इंडीज ने पिछले 10-12 साल में सिर्फ T20 पे फोकस रखा। हमने देखा कि वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए ओडीआई के। फिर हमने देखा कि वेस्ट इंडीज का इतना ज्यादा बुरा हाल हो गया कि अभी जिस तरह वो वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहा था तो 27 रन पे आउट हो गई। तो ये आपकी जो प्रायोरिटीज होती हैं आप खुद डिफाइन नहीं करते, तो फिर आप बहुत गहरी खाई में गिरते हैं। मुझे अनफॉर्चुनेटली जो डर ये है, जिस तरह
मैं हमेशा बात करता हूं कि दुनिया में जो आपकी पहचान है वो स्पोर्ट्स कराती है, और हमारी तो क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर रहते हैं हम, तरक्की याफ्ता मुल्क तो है नहीं थे ना अभी तक हैं, तो हमारी तो पहचान ही सबसे पहले हॉकी ने फिर क्रिकेट ने दुनिया में करवाई। तो आपकी जो पहचान होती है उससे होती है, तो फिर आपकी पूरी कौम एक ही स्पोर्ट को पूरी नेशन को यूनाइट कर रही है, वो क्रिकेट है, क्योंकि हॉकी तो स्क्वाश तो बड़ा टाइम पहले खत्म होगी। मैं हमेशा ये बात करता हूं कि जब किसी स्पोर्ट में से विक्ट्रीज खत्म होती हैं तो वो स्पोर्ट्स का और आपके अवाम का जो कनेक्शन है वो टूट जाता है, क्योंकि जब विक्ट्रीज नहीं मिलती लोगों में नफरत पैदा होती है, लोग नाराज होते हैं। जैसे अभी क्रिकेट की बात करें तो जो व्यूअरशिप आज से 2 साल पहले थी उसमें 80% आसम भाई डिक्लाइन आ चुका है। यस। 80%, ये ह्यूज मार्जिन है, बहुत बड़ा मार्जिन है। यस। पहले हम कोई शो करते थे तो मिलियंस में व्यू होता था क्रिकेट के ऊपर, अब करते हैं तो कुछ हजार या 100 होते हैं। क्यों? कि लोग देखने नहीं चाहते, वो कहते यार इन्होंने हारना ही है। तो ये इसके लिए हमारे तमाम स्टेक होल्डर जितने भी हेल्थ फेयर में है, चाहे वो प्लेयर की बात करें, पीसीबी के चेयरमैन की बात करें, पीएम साहब को बात करें क्योंकि वो भी पैटर्न इन चीफ होते हैं, ये सबको चाहिए कि इसके लिए जो स्ट्रिक्ट मेजर लेने चाहिए वो ले जरूर लें और फिर उस पर स्टिक कर जाएं। आपने स्पोर्ट को बचाना है। मैं हमेशा कहता हूं क्रिकेट एक स्पोर्ट नहीं है, ये स्पोर्ट से बहुत बियॉन्ड है, ये पूरी नेशन को बनाने की चीज है। तो अगर आप जब तक इस पे उस तरह फोकस नहीं करेंगे तो आपकी, आप देखें ना, आपके कंट्री के अंदर जितने मर्जी टर्बुलेंस हो, बेरोजगारी चल रही है, लाइट नहीं आ रही, बिल महंगे, पेट्रोल महंगा, पाकिस्तान आज एक इवेंट जीत जाए, पूरे 15 दिन तो आप इसी सेलिब्रेशन के मूड में रहेंगे, हर बंदा खुश खुश नजर आएगा, दफ्तरों में चले जाए, नेबर में चले जाए, फैमिली में चले जाए, दावतें शुरू हो जाती हैं। पाकिस्तान आ रहा हुआ है तो आपको बीवी की बात अच्छी नहीं लगती, आप कहते हैं यार खुदा तू तो चुप कर। तो ये एक रियलिटी है जो हम फेस करते हैं, हम इसी इसी तरह बड़े हुए हैं ये देखते हुए। जी। तो लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रही, सब अपनी मस्ती में मौज में हैं, वो जीते हारे अपनी अपनी सीटों पे बैठे हैं, पैसे कमा रहे हैं सब और एंजॉय कर रहे हैं। क्रिकेट से थोड़ा हट के बात करूंगा। मैं खुद एक टेनिस का प्लेयर हूँ, आई लाइक प्ले टेनिस। मुझे ये बताइए कि क्रिकेट के अलावा और हमारे पास जिस तरह आज मोहम्मद आसिफ नाम का एक और बंदे ने आज उसकी स्नूकर की चैंपियनशिप जीती है, और अंडर 17 जी, पे भी हमारे एक लड़के ने चैंपियनशिप जीती है। तो क्या मेहनत करता है। टेनिस में इतना स्कोप है? हमारे यंगस्टर्स क्यों नहीं टेनिस में आगे आते? देखिए जिस तरह आपने बताया टेनिस के स्नूकर की बात करें तो वर्ल्ड चैंपियनशिप का 6ठा टाइटल जीता है मोहम्मद आसिफ ने, और इसी तरह हसनैन अख्तर जो है उन्होंने अंडर 17 का वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल जीता। तो ये बहुत बड़ी बात है, किसी भी स्पोर्ट में आपका कोई नाम रोशन करता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अरशद नदीम एक अकेला था जिसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला, ओलंपिक्स में गोल्ड दिलवाया। तो लेकिन मेरेकल हुआ, अरशद नदीम का कोई ऐसा मामला नहीं था, ये अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा करिश्मा था जो हुआ। आपको स्पेशल कंटिन्यूस बेसिस पे, स्पेशल हाँ ट्रेनिंग? जी, कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर आपका रूटीन में लाने के लिए सिस्टम बनाना पड़ता है, एक पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ता है, जो कि कोई परवाह नहीं कर रहा। इसी तरह जो टेनिस की बात की कि एक तो महंगा खेल है, सस्ता नहीं है, क्योंकि बॉल बैट तो कोई भी गरीब बच्चा भी जिसको नहीं अफोर्ड करता, हम्बल बैकग्राउंड का, वो भी कर देता है। टेनिस के लिए आपको सर्टन एक कोर्ट चाहिए, एक स्पेसिफिक जगह पे चाहिए, उसके रैकेट महंगा है, उसकी पूरी एक एनवायरनमेंट चाहिए, उसके बगैर हो नहीं सकता। तो उसके लिए एक सर्टन एलीट क्लास जो है वो खेलती है। अब अच्छी चीज ये है कि साल डेढ़ से हमने देखा कि असामुल हक साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं, वो ग्रास रूट लेवल पे भी काम कर रहे हैं, उधर से भी टैलेंट इकट्ठा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी जगह पे कोई बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता तो हम उसको स्टाइफन नहीं देंगे, उसको खुद ही रिहाइश भी देंगे, उसको ट्रेन भी करेंगे। तो ये जो अगर आज 1 साल पहले से उन्होंने इनिशिएटिव लेना शुरू किया है, इसका एट वंस रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट आते आते आपको हो सकता है 2 साल, 3 साल, 4 साल लगे, तो फिर आपको नजर आएगा कि आपके लड़के परफॉर्म कर रहे हैं। हाल दो कि उन्होंने बच्चियों का भी अच्छा खासा 8-10 लड़कियों का पूल बना लिया जिसको वो लेके चल रहे हैं। तो ये एक मेरा ख्याल है डायरेक्शन की बात है। अभी ईरान के साथ अंडर 16 ने जो एशिया कप जीत लिया है वॉलीबॉल का, ये एक बड़ी अच्छी बात है। ये सारी छोटी छोटी जो चीजें हैं ये बता रही हैं कि अब आप क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स पे भी थोड़ी तवज्जो देना शुरू कर दी है। ये बहुत जरूरी है। देखे ना, हर बच्चा क्रिकेट तो नहीं खेलेगा और हर बच्चा ये भी नहीं चाहेगा कि मैं उसी में अपना नाम पैदा करूं। तो आपने बाकी को वैल्यू देंगे, उसमें पैसा देंगे, उनको 80 लाख की ग्रांट दे दी है। अब हॉकी के लड़के बेचारे 1 साल में 3 फाइनल खेले हैं, एक सिल्वर लिया, 2 ब्रॉन्ज लिए उन्होंने, तो नेशन कप का फाइनल अभी हारे हैं। उनको डेली नहीं दी गई, 20,000 डेली थी सारी। साथ जो उनके उनके पाकिस्तानी प्रेसिडेंट है फेडरेशन के, 20,000 उसकी डेली और 20,000 डेली और रोटी भी अपनी खा के आनी है। हाँ जी, खेलना भी है, तुसी जितना भी है, रोटी भी नहीं देनी।
और जो बुक्टी साहब हैं, जो प्रेसिडेंट है और सेक्रेटरी साहब हैं, वो हर टीम के साथ ट्रैवल करते हैं और उनका 500, मुझे पता चला है $500 डेली है, और अपनी डेलियां ले ली हैं उन्होंने। इधर 4 दिन बत्ती जाती है हॉकी फेडरेशन की, कोई पूछने वाला नहीं है, किसी ने बिल ही नहीं जमा कराया। लुक एट, इमेजिन इट। फिर आपका काम ये है कि आप एडवर्टाइजमेंट लेके आए, कमर्शियल एस्पेक्ट को देखें, आप रेवेन्यू जनरेट करें, उस तरफ किसी को ध्यान ही नहीं है। अभी आपने प्रो लीग के लिए जाना है, आपको 45 करोड़ रुपया चाहिए, कभी गवर्नमेंट के पास जाते हैं, कभी वो चीफ आर्मी स्टाफ से अपील करते हैं कि ताड़ी मेहरबानी सानू पैसे दे दो। ओ भाई, आप अदारा हैं, आप किसी भी की तरह अपना पैसा खुद जनरेट करें और चीजों को डेवलप करें। बट अगेन, ये सारा कुछ आसम भाई तब होगा जब विल होगा, जो कि विल नाम की तो हमें कोई चीज नजर ही नहीं आ रही था। इरफान भाई, प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं, आपका टाइम भी बहुत कीमती है। मुझे ये बताइए कि आपके नज़दीक, इरफान ज़हीर के नज़दीक, आपको सबसे अच्छा बैट्समैन कौन सा लगता है क्रिकेट हिस्ट्री में? पूरी ओवरऑल की बात कर रहे हैं आप? ओवरऑल क्रिकेट में योर फेवरेट बैट्समैन? देखिए, हमने बड़े लकी मैं समझता हूँ कि हमने हर तरह का दौर देखा है, 90s का भी, 20s का भी। ओवरऑल देखा जाए तो मुझे तो, मैंने जो अपनी जिंदगी में 3 नाम ले लूंगा, एक एक लेना थोड़ा सा मुनासिब नहीं होगा। नंबर 1 पे तो हमेशा मैं ब्रायन लारा को रेट करता हूँ कि जिस तरह का वो खूबसूरत खेलता था और जिस तरह की खूबसूरत उसकी टेक्निक थी, उसका तो कोई जोड़ नहीं है। और इसके बाद अगर सेकंड नंबर पे मुझे लगता है कि इंजमामुल हक, पाकिस्तानी जो लेजेंड है, वो एक बहुत शानदार बैट्समैन थे और जिस तरह की सिचुएशन में वो मैच को लेके जाते थे, इनिंग्स बिल्ड करते थे, वो एक अपनी मिसाल आप थी। और इसी तरह आगे फिर अगर आप मजीद उसको देखें तो फिर आपको लगता है कि सचिन तेंदुलकर भी एक बहुत बड़ा नाम था। ये इसलिए बड़े बड़े नाम है कि इन्होंने बहुत मुश्किल बॉलिंग लाइनों को खेली। मतलब उस टाइम के आप बैट्समैन देखते हैं तो, क्योंकि अक्सर हमारे बड़े कहते हैं विवियन रिचर्ड जो थे वो सबसे बेस्ट थे, क्योंकि हमने वो उनको उस तरह खेलते हुए देखा नहीं, तो इसलिए मैं बात नहीं कर रहा। वो गैरी सोबरस का कहा जाता है, हनीफ मोहम्मद का कहा जाता है, लेकिन मैंने जो अपनी नजर से खुद लाइव मैचेस में खेलते हुए देखा, मैं उनको रेट कर रहा हूँ। तो ये 3 वन ऑफ द बेस्ट थे। इसी तरह बॉलिंग के अंदर बात करें तो नंबर 1 मैं सबसे ऊपर वसीम अकरम को रखूंगा कि जिस तरह की उन्होंने मुश्किल कंडीशन और सूरत हाल में और लंबा स्पैन 20 साल के कैरियर के अंदर उन्होंने बॉलिंग की, और पहले दिन से आखिर तक वो उतने ही लीथल थे। नॉर्मली होता है एंड पे आके वो आपका डिप आ जाता है। नंबर 2 पे मैं शेन वॉर्न को रखना चाहूंगा। उससे बड़ा बॉलर दुनिया क्रिकेट ने पैदा नहीं किया, जितना लेग ब्रेक का खूबसूरत कंट्रोल और उनकी जो स्किल थी। और नंबर 3 पे अगर बात करें तो मैं उसमें, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैग्राथ एक बहुत बड़ा बॉलर था। वो भी हर सिनेरियो, हर तरह की, चाहे ओडी है या टेस्ट है, कंसिस्टेंट वो रहता था और हमेशा अपनी कंट्री को वो विक्ट्री दिलवाता था। तो ये 3 बैटर और 3 बॉलर फेवरेट है मेरे। चलें इरफान भाई, इसको कंक्लूड करते हैं। आखिरी सवाल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप चौधरी इरफान ज़हीर को आज पीसीबी का चेयरमैन बना दिया जाए तो क्या तब्दीलियां लेके आएंगे? 1 मिनट के अंदर कंक्लूड करें आप। ये मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन अगर चले बना ही दिया जाए तो सबसे पहले तो मेरिट को लेके आऊंगा। ये जो होता है कि जो ऊपर से पीएम चेंज होता है, अपनी मर्जी का चेयरमैन लाता है और फिर नीचे पूरी टीम चेंज कर देता है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर मैं क्रिकेट को 10 साल से फॉलो कर रहा हूं तो मुझे पता है कौन सा बंदा किस जगह पे होना चाहिए। सिर्फ आपने सिस्टम बनाना है, उसको फिर रन देना है, राइट पर्सन राइट जॉब पे लगा के फिर आपने सिस्टम को 4-5 साल चलने देना है, फिर उसमें छेड़खानी नहीं करनी। तो मेरा ख्याल है आपको रिजल्ट खुद ही 6-8 मंथ के अंदर नजर आने शुरू हो जाएंगे। थैंक यू। और डोमेस्टिक को वैल्यू दिलवाना जरूरी है। डोमेस्टिक। थैंक यू वेरी मच इरफान भाई। एक तो आपने ब्रायन लारा और एक चीज, आप जब बॉलर और बैटर की बात कर रहे थे तो मैं कप्तानों का भी बता देता हूँ। जी नहीं, मैं उसमें कैप्टन का भी बता देता हूँ, टॉप 3, क्योंकि वो मुझे लगता है कि आपके व्यूअर्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। कप्तान दुनिया के कौन से बेस्ट है? खान साहब मेरी नजर में दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन थे, जितनी दिलेरी से वो लड़ते थे और जिस तरह खूबसूरत उन्होंने कप्तानी की। नंबर 1 पे वो है। नंबर 2 पे एम एस धोनी है। जो धोनी की गेम सेंस थी, जो उसकी गेम अवेयरनेस थी, उसने जितने भारत को टाइटल जिता दे, उसकी मिसाल नहीं मिलती। तीसरे नंबर पे स्टीव वॉ जितना अच्छी गेम अवेयरनेस रखता था, और वो जिस तरह उसने ऑस्ट्रेलियन बहुत नीचे थे, जिस तरह उसने एक टीम बना के लेके गया, तो मेरा ख्याल है टॉप 3 कैप्टन भी मेरी तरफ से ये होंगे। वेरी गुड इरफान भाई, आपने जो 3 नाम लिए हैं ना तीनों सेक्टर्स में, अगर आप तीनों इनमें से ब्रायन लारा का नाम ना लेते, स्टीव वॉ का नाम ना लेते और मैकग्राथ का नाम ना लेते, तो शायद मैं समझता कि आज डंडी मारी है इरफान भाई ने। तो आपने नहीं नहीं नहीं। मैं क्रिकेट का इतना लवर नहीं रहा ना था, लेकिन जितनी मैंने क्रिकेट देखी है उस हिसाब से मैंने जो जो मेरी असेसमेंट है, ये तीनों नाम जो है ये लाजमी होने चाहिए इन तीनों सेगमेंट्स में।
बहुत शुक्रिया इरफान भाई, आज आपसे बात कर कर बहुत अच्छा लगा। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह एक दफा फिर आपसे कोई जहमत देंगे। तब तक के लिए जी नाजरीन, इरफान भाई से भी इजाजत चाहते हैं और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। एक सेकंड। जी नाजरीन, तो आज आपने इरफान भाई से बातें की, उनसे उनका दिल का अहवाल जाना, क्रिकेट के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी और ऑल ओवर पाकिस्तानी स्पोर्ट्स के ऊपर उन्होंने बड़ी दीदा दलेरी से और बड़ी फराख दिली से और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए सच्चाई की बातें की। तो आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।